आज हम देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पे एक वीडियो हम पहले डाल चुके हैं, बट उसकी कुछ व्याख्या करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। फिर मैंने उसमें प्रयास किया कुछ बताने का। देखिए, सर्वप्रथम ये प्रश्न इनरी बेरोजगारी यूनियन के मामले में सामने आया कि क्या प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। तो इनरी बेरोजगारी यूनियन के मामले में मना कर दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। बट उसके बाद केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य के मामला आया और उसमें कहा गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है। किसी साधारण अधिनियम के विषय में कहा जा सकता है कि नहीं, प्रस्तावना संविधान उसका अधिनियम का अंग नहीं है, बट जहां भारतीय संविधान का मामला है वहां ऐसा नहीं कहा जा सकता। और इसी मामले में ये कहा गया कि संसद प्रस्तावना में संशोधन तो कर सकती है, लेकिन संविधान का जो मूल ढांचा है उसे भंग नहीं कर सकती, उसे इस तरीके से संशोधन नहीं कर सकती जो संविधान के मूल ढांचे पर कोई अंतर पड़े। तो ये केशव नंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में कह दिया गया। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि अच्छा, प्रस्तावना के लाभ क्या हैं। प्रस्तावना जब संविधान में शामिल की गई है तो इसके क्या लाभ हैं। देखिए, सर्वप्रथम जो इसका लाभ है वो हमें इसके स्रोत से पता पड़ता है कि इसका स्रोत क्या है, संविधान का स्रोत क्या है। तो संविधान का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग, जो प्रस्तावना में स्टार्टिंग का कहा गया है, तो भारत के लोग उसके जो स्रोत हैं। दूसरे, जो संविधान बनाया गया है उसके उद्देश्य क्या हैं, उन उद्देश्यों को प्रस्तावना में शामिल किया गया है। क्या स्वतंत्रताएं दी गई हैं, क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, वो सब बताया गया है। अच्छा, तीसरा, इसके परिवर्तन की तिथि संविधान की प्रस्तावना में मेंशन की गई है। ये मैं आपके लिए बता के चलाऊं। दूसरे, इससे पहली वाली जो वीडियो हो, जब आप उसे पहले उसे देखना, उसके बाद इसे देखना, तो ये आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। अच्छा, इसमें कुछ शब्द दिए गए हैं प्रस्तावना में, जैसे प्रभुत्ता संपन्न। प्रभुत्ता संपन्न अपने आप में हम पूर्ण प्रभुत्व संपन्न हैं, हम पर हमारी स्वतंत्रता में कोई भी दखल नहीं दे सकता है। प्रभुत्ता संपन्न, प्रत्येक क्षेत्र में हम अपनी प्रभुत्वता रखते हैं। लोकतंत्रात्मक राज्य है, इसके बाद ये एक लोकतंत्र होगा। संविधान लागू होने के बाद राजतंत्र नहीं होगा, जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन होगा। पंथ निरपेक्ष, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन सभी धर्मों के प्रति राज्य का समान व्यवहार रहेगा। कोई भी किसी के लिए विशेष छूट देनी या किसी के लिए परेशान करना, ऐसा कुछ नहीं चलेगा। अच्छा, एक शब्द आता है समाजवाद। समाजवाद अपने आप में काफ़ी जटिल शब्द है, जिसकी व्याख्या आसानी से नहीं दी जा सकती। लेकिन हाँ, एक मैटर था, मामला आया था DS नाकारा वर्सेस भारत संघ में। उसमें इन्होंने कहा कि ये जो समाजवाद है, समाजवाद का आश्रय इस बात से लिया जा सकता है कि जो कर्मकार हैं, जो मजदूर हैं, उनको उनके रहन सहन, जीवन और सामाजिक स्वतंत्रता की गारंटी देना जन्म से मृत्यु तक, वो समाजवाद के अंतर्गत आएगा। यानी समाजवाद जो है वो मार्क्सवाद और गांधीवाद का एक मिश्रण है। तो समाजवाद को इस तरीके से पर अखंडता, एक शब्द अखंडता आता है। अच्छा, अखंडता, भारत एक अखंड देश है। जैसे कि आपने देखा है कि अमेरिका में राज्यों को भी स्वतंत्र होने की, राज्य चाहें तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता। एक अखंड देश है, एकता में ही रहना होगा प्रत्येक राज्य को। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन बन जाता है
कि 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा कौन से संशोधन किए गए, इसमें क्या जोड़ा गया। तो ये जो तीनों शब्द हैं, पंथनिरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ये 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे और 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। और अभी तक प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है जो 42वें संवैधानिक संशोधन द्वारा किया गया है। तो इन चीज, अच्छा इन्हें नोट कर लेना कि किस मैटर में क्या आता है। जैसे इंदी बेरोजगारी के मामले में मना कर दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती के मामले में कह दिया गया कि नहीं, प्रस्तावना संविधान का अंग है। तो प्रस्तावना से ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन उठते हैं, ये आपके लिए देख लेना है। धन्यवाद।